जनाब, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं जी इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट क्या है? ले जनाब, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 15 मार्क्स का टोटल है। पार्ट ए में क्या कह रहा है? डिटर्मिन द पे बैक ARR मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड NPV मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लंदन अपॉर्चुनिटी एंड असेस द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स वॉल्यूम। कंक्लूड वेदर द प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स फाइनेंशियल वायबिलिटी। ओके, 10 मार्क्स हैं इस चीज़ के। तो तीन टूल्स हैं, इसकी एप्लीकेशन है और एक सेंसिटिविटी की कैलकुलेशन है, लेकिन मार्क्स सिर्फ 10 हैं। सो ये अपेरेंटली देख के वैसे हमें पता चल रहा है कि शायद कैलकुलेशंस इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होने लगी, क्योंकि तीन टूल्स लग रहे हैं और एक अलग से सेंसिटिविटी का फॉर्मूला भी लगेगा यहाँ पे। बहरहाल हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे जब हम एक दफ़ा सारे का सारा डाटा सेट पढ़ लेंगे। पार्ट बी जो है उसमें उसने रिकमेंडेशन विद रीजंस मांगी है कि वेदर बेकॉल्ट शुड ओपन इट्स फर्स्ट रेस्टोरेंट इन लंदन, और your answer should include an assessment of the non-financial aspects of the expansion and include a discussion on the real options that are available to Beckholt। ओके, तो प्राइमरीली पार्ट बी जो है वो डिस्कशन बेस्ड है, जिसमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की डिस्कशन है और रियल ऑप्शंस के ऊपर आपने डिस्कशन करनी है। बहरहाल जब पार्ट बी में आएंगे तो तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इन अदर वर्ड्स 15 मार्क्स इस तरह से बनते हैं। आए जी, इसका डाटा सेट पहले पढ़ते हैं जरा। क्या कह रहा है जी? You work for the finance department in Beckholt Limited, a company that operates in the restaurant business. Beckholt has many restaurants with operations in several continents. The company is considering opening its first restaurant in London, England. सो रेस्टोरेंट बिजनेस में ये डील करता है और अब आप अपना पहला रेस्टोरेंट लंदन में ओपन करने का प्लान रखते हो। इनिशियली बेकॉल्ट इंटेंड्स टू ओपन एंड ऑपरेट अ लंदन रेस्टोरेंट फॉर अ 5-year पीरियड। ठीक है, द रेस्टोरेंट विल ओपन 52 वीक्स अ ईयर। बिल्कुल ठीक हो गया। द बोर्ड एंटिसिपेट एक्वायरिंग लीज होल्ड प्रेमिसेस एट अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ £4 lakh per annum. Beckholt would negotiate a 5-year term which is in line with the other leases that the business has. Okay, lease payments will be paid at the end of the relevant year. Okay, इसके लिए जो मुझे प्रेमिसेस चाहिए वो मैं लीज पे लूँगा और लीज रेंटल उसने बता दिए हैं 5 सालों के लिए होंगे, और वो उसने पाउंड्स में फिगर दी हुई है। हर साल कितनी वैल्यू होगी जी? 4 लाख की, और ये हर साल के एंड में पे होगा। आपने देखा होगा ज़्यादातर लीज की पेमेंट्स हमें एडवांस में नज़र आ रही होती हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर की हैं। अच्छा, मजीद क्या कह रहा है? फिट आउट कॉस्ट्स एंड इक्विपमेंट विल बी £1.5 million इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है शुरू में, इक्विपमेंट के मद में वो हमने करनी है। कितनी सर? £1.5 million। एट द एंड ऑफ द 5-year लीज पीरियड दिस इक्विपमेंट हैज़ एन एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ जस्ट £1 lakh। ओके जी, ये स्क्रैप वैल्यू आ गई। Beckholt depreciates such investments on a straight line basis. The expenditure is not eligible for tax relief. ओके, तो यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो Beckholt डेप्रिशिएट करता है अपने एसेट को किस बेस पे? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। बहरहाल हमें इस पे नहीं रहना चाहिए, आगे हम देखेंगे जाके कहीं मे बी कहीं टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन भी वो दे दे। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है अगली, वो पता क्या है? एक्सपेंडिचर इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स रिलीफ। सर आपको टैक्स रिलीफ मिलना ही नहीं है इसके ऊपर, यानी कि ये जो एसेट है इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगी भी, मैं कहता हूं आगे जाके हमें फॉर एग्जांपल मिल जाती है कि भाई टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन ये है, सर उस पर रिलीफ मिलना ही नहीं है। और अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल आगे कहीं नहीं मेंशन कि टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन क्या है, तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, तो सर उस पर भी कोई टैक्स रिलीफ, सर डेप्रिसिएशन पे टैक्स रिलीफ मिलना ही कोई नहीं है। इन अदर वर्ड्स, हम आमतौर पर डेप्रिसिएशन को क्यों लिफ्ट कराते हैं? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स सेविंग मिलनी है। यहाँ पे सर सेविंग मिलनी ही नहीं है, तो सर इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम डेप्रिसिएशन को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट ही नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, एक टूल ARR भी है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट, और जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होती है, क्योंकि वो जो ARR का जो फॉर्मूला है, बेसिकली ARR का जो टूल है वो अकाउंटिंग वैल्यूज जो है वो फेच करता है फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो जो एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो प्रॉफिट सर डेप्रिसिएशन माइनस करके ही कैलकुलेट होता है। लेकिन जहां तक बाकी टूल्स का ताल्लुक है, जैसे NPV है, इसके अलावा पे बैक पीरियड है, वो तो कैश फ्लोज पे बेस्ड है। ठीक है सर, वहां हमें डेप्रिसिएशन को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर टैक्स रिलीफ ऑन द डेप्रिसिएशन है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है मजीद? कह रहा है द नंबर ऑफ कवर्स मील्स सर्व्ड, यानी कि वो मील्स जो हम सर्व करेंगे उसको वो कवर्स का नाम दे रहा है। इन द फर्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू एवरेज 500 पर वीक। तो ये देखें सर, ये जो क्वांटिटी का डाटा है
वॉल्यूम का डाटा है वो पर वीक के हिसाब से वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, और ऊपर उसने बताया हुआ है कि पूरे साल में 52 वीक्स हैं। ठीक है जी। तो सर पहले साल में 500 आपके कवर्स होंगे। दिस शुड इंक्रीज टू 750 इन द सेकेंड ईयर में 750 पे चले जाएंगे, बिफोर रीचिंग एंड रिमेनिंग एट फुल कैपेसिटी ऑफ 1000 कवर्स पर वीक इन ईयर 3। और सर ईयर 3 में आप पर वीक 1000 कवर्स पे शिफ्ट कर जाओगे और ये आपकी फुल कैपेसिटी है। इसके बाद जाहिर है उसके बाद उसने ईयर 4 और 5 की बात नहीं की, तो हम फिर यही एज्यूम करेंगे कि उसके बाद भी यही मामला रहेगा कि हम फुल कैपेसिटी ही यूज कर रहे होंगे। ओके। और ये जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो कवर्स हैं ये आपके हर साल में पर वीक उसने क्वांटिटी दी हुई है, तो जाहिर है पूरे साल में जब मुझे वैल्यू चाहिए होगी तो मैं 52 से ज़रब दूंगा उसको। अच्छा, ये तो बात हो गई क्वांटिटी की। अब मजीद क्या कह रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर कवर कैलकुलेटेड एज अ ग्लोबल एवरेज फॉर द कंपनी बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस इज इक्विवेलेंट ऑफ 50 पाउंड्स विद अ 50% ग्रॉस मार्जिन। ओके। तो वो कह रहा है कि हर कवर के अगेंस्ट जो एवरेज रेवेन्यू हमें रिसीव होगा, हमारी ग्लोबल एवरेज की वर्किंग है उसकी बेस पर हमें पता चला, और करंट प्राइसेस यानी कि इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट नहीं है, हम रियल टर्म्स में अगर बात करें तो वो कितना होगा एवरेज रेवेन्यू पर कवर, सर 50 पाउंड विद 50% ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन से क्या मुराद है सर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और एग्जामिनर का भी यही मकसद है, यही इंटेंशन है, उसने सोल्यूशन में भी यही लिया हुआ है कि इसको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही कह रहा है कि वो 50% है। ये जो सर वर्ड यहाँ पे यूज हुआ ना ग्रॉस मार्जिन का, मुझे इससे शदीद डिसएग्रीमेंट है, और मैं आपको एविडेंसेस दूंगा इस चीज के कि हाउ दिस वर्ड शुड नॉट हैव बीन रिटन एज ग्रॉस मार्जिन, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन होना चाहिए था। मैं इसकी रीजन भी आपको बताऊंगा, सोल्यूशन से भी प्रूफ दे दूंगा कि व्हाई दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड इन द रॉन्ग वे। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, मैं जरा जब यहाँ पे पहुंचूंगा ना इस लाइन पे, तो फिर मैं इकट्ठा आपसे डिस्कस कर लूंगा कि क्यों ऐसा मसला है, क्यों मैं इसको कहता हूं कि भाई ये वर्ड सही यूज नहीं हुआ हुआ। अच्छा, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी पाउंड्स 1 लाख इन द फर्स्ट ईयर इन ईयर 1 प्राइसेस। यानी कि फर्स्ट ईयर की टर्म्स में, यानी ईयर 1 की प्राइसेस की टर्म्स में उसने हमें वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिए पाउंड 1 लाख। और इसके बाद मजीद क्या कह रहा है, दीज विल इंक्रीज इन लाइन विद सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ। इट मेक सेंस एज वेल, चूंकि ये वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो जाहिर है इसने वॉल्यूम से इफेक्ट होना है, तो उसने कहा है कि जिस वॉल्यूम से आपकी सेल्स ग्रो कर रही है उसी वॉल्यूम से सर आपके वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ग्रो करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें ये जो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है और ऊपर जो उसने रेवेन्यू और मार्जिन के लिए कहानी दी है उसमें थोड़ा सा फर्क है। ये देखो, ये जो एवरेज रेवेन्यू पर कवर है ये सारे का सारा इट इज बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस, यानी कि जब इनके ऊपर इन्फ्लेशन लगेगी वो पहले साल से ही लग जाएगी। लेकिन ये जो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये उसने हमें पहले साल की पहले दे दी है, और उसके बाद ईयर 1 के बाद फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड्स वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट लगेगा। सो द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन विल बी इन अ डिफरेंट वे फॉर बोथ ऑफ दीज क्लासेस ऑफ आइटम्स। ये जो एवरेज रेवेन्यू और जो ग्रॉस मार्जिन है जिसके बारे में मैंने अभी कहा है कि मैं अभी ग्रॉस मार्जिन पे गुफ्तगू करता हूँ, ये ठीक नहीं है, तो इनके ऊपर इन्फ्लेशन लगेगी राइट फ्रॉम ईयर 1 क्योंकि ये करंट प्राइस टर्म्स में है। और ये जो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है इन पे इन्फ्लेशन लगेगी फ्रॉम ईयर नंबर 2 क्योंकि पहले साल की इसने वैल्यू हमें दे दी है। अच्छा, अब ये लाइन पढ़ो, सेल्स cost of sales and variable operating costs can be assumed to increase annually by 4% inflation। तो सर ये इन्फ्लेशन भी उसने यहां प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे वापस आते हैं, ये वाला जो पॉइंट था ये एवरेज रेवेन्यू पर कवर वाला, इसके अंदर मैंने एक पॉइंट भी रेस किया था कि मुझे इससे डिसएग्रीमेंट है। ये जो 50% ग्रॉस मार्जिन लिखा हुआ है, डिसएग्रीमेंट क्यों है मैं इसको जरा प्रूव कर दूं। सर मुझे बताएं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, जब हम सेल्स में से COGS माइनस करें, ऐसे ही है COGS या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अगर ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल दूं तो कह सकते हैं कि सेल्स में से जब प्रोडक्शन खर्चे सारे माइनस कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ऐसे ही है। और आपको यह भी पता है कि प्रोडक्शन के खर्चों में दोनों खर्चे होते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी। फिर मेरे पास क्या आता है, GP। अब जब हम सॉल्यूशन में जाके देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है जो भाई साहब कैलकुलेट कर रहे हैं हर साल के लिए, एग्जामिनर इस पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी ले रहा है, वो तो समझ में आती है क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये जो सेल्स और COGS, ये देखो एग्जामिनर को भी पता है कि भाई सेल्स और GP का जो डिफरेंशियल है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही होता है, ये एग्जामिनर को भी पता है। तो सेल्स, COGS और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट ये कैसे इन्फ्लेट हो रहे हैं 4% से, ये तो बात समझ में आती है। सॉल्यूशन में जाके देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट जब हर साल का एग्जामिनर ने कैलकुलेट किया है, हर साल 4% का इन्फ्लेशन भी ले लिया है और हर साल पे वॉल्यूम का इफेक्ट भी ले लिया है ग्रॉस प्रॉफिट पूरे के ऊपर। जबकि मुझे एक बात का जवाब दें, ग्रॉस प्रॉफिट किन चीज़ों से कैलकुलेट होता है, सेल्स रेवेन्यू से,
यस, सेल रेवेन्यू वॉल्यूम से भी हिट होगा, इन्फ्लेशन से भी हिट होगा। अगली आइटम क्या आती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एक आइटम वेरिएबल है, एक फिक्स्ड है। जो वेरिएबल सीओजीएस होता है, यस इट इज अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन एंड वॉल्यूम, जबकि जो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होता है या जो फिक्स्ड सीओजीएस होता है सर, वो सिर्फ इन्फ्लेशन से हिट होता है, वो वॉल्यूम से नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, आप ग्रॉस प्रॉफिट को हर साल पूरे का पूरा वॉल्यूम से हिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट है फिक्स सीओजीएस का जो कि वॉल्यूम से हिट नहीं होता, जो कि वॉल्यूम से चेंज नहीं होता। बात समझ रहे हैं? इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट अ फिगर दैट इज 100% डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम। यानी एग्जामिनर ने पता क्या किया, वो कर क्या रहा है, वो जीपी को ऐसे समझ रहा है जैसे ये कंट्रीब्यूशन है। ये तो कंट्रीब्यूशन की खसलत होती है कि कंट्रीब्यूशन हर उस वेरिएबल से मिलकर बना होता है जो कि वेरिएबल इन नेचर है। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स में से सारे वेरिएबल खर्चे माइनस होते हैं, तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट सारी की सारी ये वॉल्यूम से भी हिट होती हैं, ये इन्फ्लेशन से भी। अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन हर साल में वॉल्यूम से भी हिट होता है और इन्फ्लेशन से भी हिट होता है। लेकिन एग्जामिनर ने यहां पे जीपी दे दिया 50%, और जाहिर है बैलेंसिंग उसको भी पता है कि सर इससे सीओजीएस ही निकलता है, इसमें एग्जामिनर को कोई शक नहीं है। लेकिन एग्जामिनर साहब एक चीज शायद ओमिट कर गए हैं कॉन्सेप्चुअली, और वो ये कि वो भूल गया शायद कि सीओजीएस के दो हिस्से होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। इसका एक दूसरा हल भी हो सकता था कि वो ये मेंशन कर देता कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में सिर्फ वेरिएबल ही खर्चे हैं, इसमें फिक्स्ड कोई खर्चा नहीं है। यानी कि वो ये कह देता कि देयर आर नो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्वड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो फिर भी हमने इजी हो जाना था, हमने सेल्स रेवेन्यू पकड़ना था, उसमें से वेरिएबल सीओजीएस माइनस करना था, और फिर भी मेरे पास क्या आना था? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। बात समझ रहे हैं? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिर वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं तो फिर मेरे पास फाइनल नेट कंट्रीब्यूशन आता है। तो इसके दो हल थे। एक हल क्या था, एग्जामिनर क्या कर सकता था, यहां मेंशन करता है कि भाई ये है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ताकि मुझे पता चल जाता कि सेल्स में से जो सीओजीएस माइनस होना है वो सिर्फ वेरिएबल माइनस होना है, और इसके नतीजे में ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाना है, और फिर उसमें से आप माइनस करेंगे वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट इन ऑर्डर टू रीच टुवर्ड्स व्हाट? नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये देखें, असल में ये अप्रोच होती है, ये सिर्फ रिवाइज ही करवा रहा हूं, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का तरीका है। सेल रेवेन्यू में से वेरिएबल सीओजीएस जब माइनस करें तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आता है, लेस वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन खर्चे माइनस करें तो फिर हमारे पास आता है सर नेट कंट्रीब्यूशन। तो या तो वो मुझे कह देता कि भाई ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 50% का, तो मैंने इजी हो जाना था कि भाई सेल रेवेन्यू अगर या सेल प्राइस जो है वो 50 है और ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन 50% है, तो मैंने कहना था ठीक है, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 25, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो बैलेंसिंग फिगर है वो वेरिएबल सीओजीएस की है, और वो कितनी है सर? 25। सो इट वुड हैव बीन अंडरस्टूड, और मुझे पता चल जाता कि ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है, तो ठीक है, फिर अगले सालों के लिए मैंने क्या करना था, इस ग्रॉस कंट्रीब्यूशन को अगले सालों में कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर वॉल्यूम का इफेक्ट भी ले लेना था और इसके ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी ले लेना था। ठीक है? या दूसरा तरीका क्या होता, वो मुझे कह देता कि सर ये जो हमारा सीओजीएस है ना, इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल सेक्शन है, इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल ही खर्चे हैं, फिक्स खर्चे हैं ही कोई नहीं, हमारे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो फिर भी एक इंडिकेशन थी कि हमारे पास ये जो ग्रॉस फिगर आनी है ये किसकी आनी है? सर ग्रॉस कंट्रीब्यूशन की फिगर आनी है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग वेरिएबल सीओजीएस फ्रॉम सेल रेवेन्यू। सो जब ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गई, उसको मैं फिर अगले सालों के लिए इन्फ्लेशन और वॉल्यूम दोनों से इफेक्ट कर सकता हूं। लेकिन सर ये तरीका तो ठीक नहीं है कि आप कहें कि ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा इससे, जो 50% की बेसिस पे ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, फिर अगले सालों में आप क्या करें, इसी ग्रॉस प्रॉफिट को पकड़ के इस पे वॉल्यूम का इफेक्ट भी लगा लें और इसके ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी लगा लें। सर ये तो ज्यादती है, क्योंकि जीपी कैलकुलेट करने के लिए तो सर वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों माइनस होती हैं। सो जीपी इज नॉट एंटायरली इफेक्टेड विद द वॉल्यूम। सो एग्जामिनर जो ट्रीट कर रहा है इसके साथ, इस जीपी के साथ अपने सोल्यूशन में, वो इसको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कंट्रीब्यूशन है, जबकि सर एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट को हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? इसी तरह से इसका एक दूसरा एविडेंस आपको बता देता हूं। इसी सवाल में नीचे चलेंगे ना, तो उसने प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी मांगी हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। आप जानते हो कि जब आपने सेंसिटिविटी ऑफ द सेल्स वॉल्यूम फाइंड आउट करनी होती है, किस फॉर्मूले से निकलती है? जब हम एनपीवी को डिवाइड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन से। ऐसा ही है। अब कंट्रीब्यूशन जब वो सॉल्यूशन में जाके निकालता है, वो पता कैसे निकालता है? यही ग्रॉस प्रॉफिट को पकड़ता है, उसमें से वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करता है और उससे कंट्रीब्यूशन निकाल लेता है। वही बात ये भाई साहब ग्रॉस प्रॉफिट को समझ रहे हैं कि जैसे ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन होता है। सो ही इज मिसिंग दिस पर्टिकुलर कैच
ये किस पॉइंट को मिस कर रहा है कि भाई COGS को समझ रहा है कि इसमें सिर्फ वेरिएबल खर्चा ही होता है. दिस इज द एरर दैट द एग्जामिनर इज डूइंग. तो सर सिंपली पुट इन अ नटशेल व्हाट आई हैव टू प्रपोज इज दैट ये जो सर वर्ड भाई साहब ने यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, ये वाला ग्रॉस मार्जिन, इसकी जगह दो अमेंडमेंट्स हम दोनों में से कोई एक अमेंडमेंट कर सकते हैं. या तो हम इसको कह देते हैं ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन है नंबर 1, या वो ये स्टेटमेंट यहां पे ऐड कर देता, या हम ऐड कर लेते हैं इन केस ऑफ अमेंडमेंट के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस या इंक्लूड्स ओनली वेरिएबल एक्सपेंसेस. ये भी इनफ है बताने के लिए कि इससे जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन या ग्रॉस कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट होगा, क्योंकि ग्रॉस कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कैलकुलेट ही ऐसे होता है जब हम सेल्स में से वेरिएबल COGS माइनस कर देते हैं. तो ये अच्छी खासी मैंने लंबी डिबेट आपके साथ की है सिर्फ इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ एग्जामिनर हैज कमिटेड एन एरर. उसमें उसने राइट टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की when we compare this particular terminology with the treatment that the examiner is doing the solution. तो इसके क्रॉस कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि what examiner has given as a data in the question that needed some improvement in terms of concept. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज कंसिडर्ड इमटेरियल फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशंस. रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इन इंग्लैंड इज 25% पेड इन द ईयर दैट द प्रॉफिट्स अराइज. ओके ठीक हो गया. बिकॉज नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. सर बड़ी नॉर्मल सी सिचुएशन है, चूंकि कैश फ्लोज नॉमिनल होंगे तो हम डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल ही यूज कर रहे होंगे. तो सर ये एक फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है, जिससे जाहिर है आपको जो कैश फ्लोज मिलेंगे वो फॉरेन करेंसी में मिलेंगे, जो कि इस केस में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में है, पाउंड स्टर्लिंग में है. और इसको डिस्काउंट करने के लिए एक ही डिस्काउंट रेट मेरे पास अवेलेबल है एंड दैट इज द नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10%. तो उससे जो मेरे पास NPV कैलकुलेट होगा वो भी जाहिर है पाउंड्स में होगा. उसमें ऐसा लोकल करेंसी NPV कैलकुलेट करने की ना रिक्वायरमेंट है, ना कोई ऐसा डाटा आपके पास सवाल में अवेलेबल है. सो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज फार एज द कैलकुलेशन इज कंसर्न. बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? द बोर्ड आर ऑल्सो कंसर्न दैट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स मे बी ओवरस्टेटेड एंड हैव आस्क्ड that you include a calculation and explanation of the project sensitivity in respect of sales volume. तो ये पॉइंट मैं अभी डिस्कस करके आया हूं कि देखें जब आपने सेंसिटिविटी सेल्स वॉल्यूम की निकालनी है तो NPV ओवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन करके निकालनी है. ठीक है, तो सर कंट्रीब्यूशन तब निकलेगा जब आप सेल्स में से वेरिएबल COGS भी माइनस करेंगे, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस करेंगे, फिर हमारे पास आएगा क्या? कंट्रीब्यूशन. तो एग्जामिनर साहब वही GP कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें से माइनस कर रहे हैं किसको? ऑपरेटिंग कॉस्ट को, और फिर कंट्रीब्यूशन आ रहा है. हालांकि जिसको ये GP कह रहा है ये एक्चुअली होना चाहिए कंट्रीब्यूशन. और कौन सा कंट्रीब्यूशन? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन. फिर क्या कह रहा है? फाइनली यू शुड इंक्लूड सम नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस दैट मे इन्फ्लुएंस द एक्सपेंशन एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रियल ऑप्शंस दैट मे बी अवेलेबल फॉर बैकऑल्ट. तो इस आखिरी एरिया का ताल्लुक जो है वो पार्ट नंबर B से है. तो सर सबसे पहले हम करते हैं पार्ट नंबर A. बड़ा डिटेल में डिस्कस कर ली है. इसमें जो अप्रोच हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखें क्या कर सकते हैं. जहां तक तो पे बैक पीरियड और NPV का ताल्लुक है, ये दो जो हमारे टूल्स हैं सर, ये तो कैश फ्लोज पे बेस्ड है. ठीक है, तो इसके लिए हमें जो चीज चाहिए होगी वो चाहिए होगी सर आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज. ठीक है सर, किसी डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जब हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे आएंगे तो सर वहां पे हमें डेप्रिसिएशन भी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सर वो है नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट के लिए तो सर डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी होती है. तो हम एक काम करते हैं और वो ये करते हैं कि सबसे पहले हम एक वर्किंग कर लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि हम ये जो दो टूल्स हैं पे बैक पीरियड और NPV इसकी कैलकुलेशन कर सकें. उसके बाद हम ARR के लिए अलग से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे बाय इनकॉर्पोरेटिंग द डेप्रिसिएशन. उसको फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे उस डाटा सेट को इन ऑर्डर टू कंप्यूट व्हाट? इन ऑर्डर टू कंप्यूट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. तो स्टार्ट हम यहां से कर सकते हैं कि हम एक ग्रिड बना लेते हैं और इसमें हम ये तीनों मैट्रिक्स मेंशन कर देते हैं. ARR, पे बैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू. टारगेट लिख देते हैं कि इनका टारगेट क्या है, और फिर जब एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी वन बाय वन उसको हम इस मैट्रिक्स में पुट करते चले जाएंगे. हमारे पास टारगेट सामने होगा और एक्चुअल वैल्यूज इन प्रोजेक्ट्स की जो कि हम कैलकुलेट कर चुके होंगे वो साथ प्लेस हो जाएगा. हम कंपैरिजन करके फैसला ले सकेंगे. सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. और साथ ही हमने प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी भी कैलकुलेट करनी है. तो सर 3 मैट्रिक्स की कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग और उसके बाद प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी और ब्रीफ से कमेंट्स, ये हमने पास करने हैं किसके अंदर? पार्ट A के अंदर. तो सर लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग पार्ट नंबर A. जी सर, तो सबसे पहले बनाते हैं एक ग्रिड, और ग्रिड में जो की मैट्रिक्स हैं वो 3 हैं. पहला जो है वो है जी पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड है
सेकंड है जी नेट प्रेजेंट वैल्यू, और थर्ड है जी आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसका जो टारगेट है वो क्या क्या है जी? पे बैक पीरियड में इसने क्या टारगेट दिया हुआ है? पे बैक पीरियड में कहता है कि दैट शुड बी लेस देन 4 ईयर्स, यहां लिख लेते हैं जी लेस देन 4 ईयर्स। और नेट प्रेजेंट वैल्यू सर पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो सर दैट शुड बी हायर देन हाउ मच 20%, हायर देन 20%। ये आपके टारगेट्स हैं। और लंदन रेस्टोरेंट जो है हमारा, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं वो यहाँ लिख लेते हैं, ज़ाहिर है वो भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारी एक ग्रिड बन जाएगी, इसमें हम वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। शुरू करते हैं जी हम वर्किंग से। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू और पे बैक पीरियड दोनों में काम आएंगे। जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है उसके लिए सिर्फ डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो सर हम एक वर्किंग करते हैं, और वो क्या होगी सर? नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। ठीक है सर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी। सर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट्स। यूनिट्स हमारे पास कवर्स हैं और उसके लिए कैलकुलेशन हम कर लेते हैं सर। 5 साल का होराइजन बनता है, तो 1 2 3 4 5। जीरो इसलिए नहीं कर रहा कि नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स अभी हम कैलकुलेट करने लगे हैं। उसके बाद एनपीवी, पे बैक पीरियड और एआरआर के लिए उसके बाद थोड़ा सा ज़रा फर्क ट्रीटमेंट होगा हमारा, लेकिन नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए मामला कॉमन होगा। तो सारा नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हमें जीरो में तो कुछ भी नहीं चाहिए होता, तो सर इसलिए मैंने जीरो का कॉलम प्लॉट ही नहीं किया। तो हम शुरू करते हैं सर कवर से। कवर सर हमारे पास कितने हैं हर साल, ये ज़रा यहाँ से देख लेते हैं। ये देखें जी, ये उसने बात की हुई है कवर्स की। पहले साल में 500 पर वीक, दूसरे साल में 750, और तीसरे साल में ये 1000 पे बात पहुंच जाएगी। उसके बाद अगेन 1000 पे ही बात रहेगी। तो चूंकि पूरे साल में 52 वीक्स हैं, तो मैं डायरेक्टली इधर ही कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये देखिए, अगर मैं नीचे इसकी कैलकुलेशन दिखा दूँ, ये देखो 500 मल्टीप्लाई बाय 52, यहाँ पे भी मैं सिर्फ वर्किंग दिखा रहा हूँ। अगले साल में क्या होगा? 750 मल्टीप्लाई बाय 52, पूरे साल के कवर्स है ना। और थर्ड ईयर में क्या होगा सर? 1000 मल्टीप्लाई बाय 52, और फिर अगले ईयर 4 और 5 में भी यही मामला होगा। तो मैं अभी सिर्फ ये देखें, इसका साइज छोटा कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने वर्किंग ऐसे की हुई है। तो हर साल के मेरे पास कवर्स आ जाएंगे। 500 मल्टीप्लाई बाय 52 इन द नेक्स्ट ईयर, 750 मल्टीप्लाई बाय 52 इन थर्ड ईयर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 52, और फिर यही मामला होगा अगले 2 सालों के लिए। तो ये 5 सालों के मेरे पास कवर्स आ गए हैं। ठीक है, आप इसको एनुअल कवर्स कह सकते हो, और इसको हम ए बोल देते हैं। ठीक है सर, तो ये अभी मेरे पास कवर्स आ चुके हैं। सो क्वांटिटी मेरे पास आ चुकी है। अब मैंने सर इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन के साथ। तो सर अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसने मुझे सेल रेवेन्यू दिया हुआ है, तो मैं सर 50% करके उसका कैलकुलेट कर लेता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसने जो रेवेन्यू पर कवर दिया हुआ है वो करंट प्राइस टर्म्स में है। ठीक है सर, तो जब हम इसके ऊपर ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करेंगे तो वो भी करंट प्राइस टर्म्स में होगा। तो मैंने पहले साल में ही इन्फ्लेशन लगाना शुरू करनी है उसके ऊपर। ठीक है जी, तो सबसे पहले सर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, लेकिन करंट प्राइस टर्म्स में, ताकि फिर पहले साल से ही उस पर इन्फ्लेशन लगनी शुरू हो जाए। इन्फ्लेशन कौन सी लगेगी सर? ये देखें 4% की इन्फ्लेशन लगेगी। ये देखें, क्योंकि उसने क्या कहा हुआ है उसकी जबान में, कहता है सेल्स भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सब की सब 4% से इन्फ्लेट होंगी। यानी एग्जामिनर की इस अंडरस्टैंडिंग और इस जबान के मुताबिक सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स से वो ग्रॉस प्रॉफिट निकलवाना चाह रहा है, वरना असल में ये क्या है? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यानी कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लें, ये एक ही इन्फ्लेशन से हिट होंगी। सो कंट्रीब्यूशन भी एक ही इन्फ्लेशन यानी 4% से हिट होगा। तो सबसे पहले मैं करंट प्राइस टर्म्स में कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूं, फिर इसको इन्फ्लेट कर लेते हैं। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये देखो ईयर 0, यानी अभी मैं सिर्फ करंट प्राइस टर्म्स में कैलकुलेट कर रहा हूं। 50 सर आपकी प्राइस है, और जो ये मार्जिन बन रहा है ये 50% है। ये देखें, ठीक है सर, तो 50 का 50% इट विल बी हाउ मच? 25। ठीक है, और ये 25 पाउंड्स है, तो ये मैंने पाउंड्स 25 मेंशन कर दिए हैं। लेकिन जब मैं ईयर 1 में वैल्यू लूंगा तो कैसे लूंगा? यही 25 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 1.04,
तो इसको थोड़ा सा मैं साइज में रिड्यूस कर देता हूँ। यानी बात करने का क्या मकसद है कि ये देखें मैंने कोई अलहदा से नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा बढ़ाई नहीं है, ठीक है। मैंने सीधा सीधा सा काम किया जैसे मैं क्लास में भी करता हूँ। मुझे यूनिट्स चाहिए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए ताकि मैं टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकूं। तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब मेरा निकलेगा पहले साल में किस तरह से सर, 25 इंटू 1.04, और अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऐसे इन्फ्लेशन होनी है। क्या ख्याल है, पिछले साल की वैल्यू पकड़ेंगे इनटू 1.04, इसी तरह से ईयर 3 में जाएंगे, पिछले साल की वैल्यू इनटू 1.04, लाइक वाइज फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। ले सर, ये मेरे पास हर साल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट हो चुका है। इस ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैं कह देता हूं सर बी। सो थ्रू दीज टू लाइन आइटम्स आई विल बी एबल टू कंप्यूट व्हाट, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, ठीक है सर। और वो पर यूनिट नहीं होगा, डेफिनेट सी बात है। कैसे निकलेगा, ए इंटू बी, तो मेरे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन इन टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। तो आए सर बिस्मिल्लाह करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहां भी मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। जी जनाब, 26,000 इंटू 26, इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में 39,000 इंटू 27.04, इन द नेक्स्ट ईयर 52,000 इंटू 28.12। अब मैं एक्सेल का सहारा लेने लगा हूँ, ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे पास हर साल का ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है सर। तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गया। अब यहां से मामला आगे चलाते हैं। अभी मेरे दो एक्सपेंसेस रहते हैं, एक तो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट और दूसरा सर लीज रेंटल। जो मेरी लीज होल्ड प्रेमिसेस है उसका लीज रेंटल फिक्स्ड है, वो भी मैंने पे करना है। अच्छा, अब आते हैं वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पे। लेस वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, अपने मुंह से ये आइटम बता रही है कि भाई ये वॉल्यूम से भी हिट होगी और इन्फ्लेशन से भी हिट होगी। लेकिन इसको देखते हैं कि सवाल में ये किस तरह से दे रहा है। कह रहा है वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 लाख पाउंड है इन ईयर 1। ईयर 1 की वैल्यू उसने दे दी है मुझे कितनी, 1 लाख, ठीक है। ईयर 1 1 लाख है और जाहिर है ये पाउंड्स में होगा। ये सारा डाटा हमारा सर पाउंड्स में है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन पाउंड्स, ठीक है जी। इसी तरह से ये जो अगली वैल्यू है ये भी इसी तरह से होगी इन पाउंड्स। तो 1 लाख है। उसके बाद क्या होगा सर, इन्फ्लेशन 4% से लगेगी और उसने कहा है कि इसमें ग्रोथ होगी सेल्स की ग्रोथ के हिसाब से। ये देखें, These will increase in line with sales volume growth। इन्फ्लेशन तो यही होगी 4%, ठीक है ना सर। तो सर अब मुझे सेल्स वॉल्यूम का ग्रोथ कैलकुलेट करना है। ये देखो ये वाली जो लाइन आइटम है एनुअल कवर्स की, यहां से मैं ग्रोथ निकाल सकता हूं। कैसे, ये देखें सेकंड ईयर में अगर मैंने ग्रोथ निकालनी है बड़ा सिंपल है, 39,000 ओवर 26,000। ईयर 3 में ग्रोथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 52,000 ओवर 39,000। मुझे एक ट्रेंड पता चल जाएगा, इसी ट्रेंड में आपके वॉल्यूम का ग्रोथ निकल आएगा और दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद ईयर 4 में और 5 में कोई ग्रोथ नहीं है वॉल्यूम की, ठीक है सर। तो आप बेशक इसको कहीं नीचे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। मैं यहां पे एक छोटी सी वर्किंग कर लेता हूं, वर्किंग 1.1। ये देखें ग्रोथ इन ईयर 2, लाइकवाइज ग्रोथ इन ईयर 3। उसके बाद ईयर 4 और 5 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है सर। तो ईयर 2 में ग्रोथ कैसे निकलेगी, ये देखें वैल्यूज ऊपर से देखते हैं, 39,000 ओवर 26,000। ये देखें 39,000 ओवर 26,000। लाइकवाइज उससे नेक्स्ट ईयर में जाके देखते हैं 52,000 ओवर 39,000, 52,000 ओवर 39,000। तो यहां से हमारे पास देखें ग्रोथ कैलकुलेट हो रही है। कैसे, 39,000 आप कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 39,000 ओवर 26,000, ये 1.5 की ग्रोथ है, यानी 50% ग्रोथ है ईयर नंबर 2 के अंदर। इसी तरह से हम अगले साल में जाते हैं, 52,000 ओवर 39,000, हमारे पास ग्रोथ आ गई सर 1.33, ठीक है सर। उसके बाद ईयर 4 में और उसके बाद ईयर 5 में कोई ग्रोथ नहीं है, यानी कि आप 1 कह सकते हो, यानी कि जो पिछले साल की वैल्यू है वही अगले साल की वैल्यू है, देयर इज नो ग्रोथ एट ऑल, ठीक है सर। तो ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है, इसकी बेसिस पे हम ग्रोथ अप्लाई कर लेते हैं और साथ इन्फ्लेशन भी लगेगी। तो ये देखो मैं इसको यहां पे नीचे वर्किंग के तौर पे कैसे दिखाता हूं। ये देखें लास्ट ईयर की वैल्यू इनटू 1.4 इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लग गया, इनटू वॉल्यूम का इंपैक्ट 1.5, इसका रेफरेंस तुम दे दो वर्किंग 1.1 से। तो ये देखें ये तरीका है कि आपने जो लाइन आइटम बनाई है उसके नीचे उसके साथ ही वर्किंग आप दिखा सकते हो। तो ये देखो लास्ट ईयर की वैल्यू 1 लाख इंटू 1.04 इंटू 1.5, ये वैल्यू आ गई 1,56,000। इसी तरह से अब हम अगले साल में जाते हैं। ये देखो अगेन लास्ट ईयर की वैल्यू इंटू 1.04 इंटू 1.33,
ऐसे ही निकाला ना मैंने, ये देखें ईयर 3 में ये ग्रोथ है 1.33। तो सर इसी तरह से पिछले साल की वैल्यू पकड़ते हैं, इंटू 1.04 इंटू 1.33, तो सर वैल्यू आ गई 216,266। और फिर अगले साल में वॉल्यूम का कोई ग्रोथ नहीं है, यानी कि क्या मामला होगा, बस लास्ट ईयर की वैल्यू और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, दैट्स इट, और कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। यही हाल ईयर 4 में, यही हाल ईयर 5 में। सर पिछले साल की वैल्यू इंटू 1.04 एंड आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम फॉर ईयर नंबर 5। ले सर ये मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट की। सो द ओनली वैल्यू लेफ्ट फॉर मी नाउ इज लीज रेंटल एक्सपेंस, जो कि मेरा लीज होल्ड प्रॉपर्टी या लीज होल्ड प्रेमिसेस का है। तो मैं इस एरिया को कर देता हूं जरा ग्रे, ताकि आपको पता चल जाए जी ये वर्किंग है। इसी तरह से ये भी मैंने वर्किंग की हुई है, दीज आर नॉट द मेन स्ट्रीम आइटम्स, ठीक है सर। अच्छा लेस कर लेते हैं इसमें से, क्या फिक्स्ड लीज रेंटल्स, उसने बताया था कि ये फिक्स्ड है, ये जाके देख लेते हैं हम, ये देखें लीज होल्ड प्रेमिसेस एट अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 4 लाख पाउंड्स पर एनम, तो 4 लाख। और इसने ये भी बताया था कि ये कब अराइज होगा, एट द एंड ऑफ रेलेवेंट ईयर। ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू होती है वैसे ही सर, इसमें तो कोई चेंज किसी साल में नहीं आएगा। तो अब सर हमारे पास यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा क्या, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, और ये अगेन सारी वैल्यूज जो है वो हमारी पाउंड्स में है। आए जी कैलकुलेट करते हैं क्या वैल्यू है। ईयर 1 की 1,76,000, ईयर 2 में देखते हैं सर, ईयर 2 में क्या वैल्यू है 4,98,560। यही फॉर्मूला मैं एक्सेल का फ़ायदा उठाते हुए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अगले सेल्स में। सर मेरे पास वैल्यू आ गई नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की हर साल की, लेकिन अभी टैक्स का इम्पैक्ट हमने नहीं लिया। और सर डेप्रिसिएशन पे वैसे ही कोई किसी किस्म की टैक्स रिलीफ नहीं है, मैं स्ट्रेट अवे बस टैक्स एक्सपेंस ही यहाँ पे लेस करूँगा। टैक्स एक्सपेंस देखते हैं जी क्या रेट है टैक्स का। सर 25% है इंग्लैंड के अंदर, सो 25% का टैक्स अप्लाई करते हैं सर। 1,76,000 इंटू 25%, सो इसी तरह से हम हर साल में करेंगे, 25% टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा। So we'll be in a position to compute net operating cash flows after tax. This is what we were interested to compute. ठीक हो गया सर, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो गए। अब मैं मूव करता हूं नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरफ सबसे पहले। अब यहां से आगे अगर मुझे बढ़ना है नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में, उसको बेशक आप वर्किंग नंबर 2 कह दो। ये देखो टाइमलाइन वही जो कि मैंने ऊपर बनाई है, मैं उसको सिर्फ कॉपी करके नीचे उतार रहा हूं, बस एक जीरो मैं इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि जाहिर है सर यहां पे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होगी, ये वाला मामला भी होगा। शुरू यहीं से करेंगे क्योंकि इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कंप्यूटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहां से हूबहू मैं वैल्यू उठा लूंगा, 1,32,000 पहले साल की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से ईयर 5 तक ये वैल्यू जाएगी, ठीक है सर। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं, चले यह हमारे फ्रेम में भी आ रहा है। तो सर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स मेरा आ गया। अब सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आइटम है और डिस्पोजल वैल्यू की। लें सर कैपिटल कॉस्ट स्लैश डिस्पोजल वैल्यू। जी सर कैपिटल कॉस्ट कितनी है यहां पे आके देखते हैं सर। ये देखें फिट आउट कॉस्ट एंड इक्विपमेंट 1.5 मिलियन, और एंड पे सर स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख। तो ओ सॉरी, तो सर ये वैल्यू भी पाउंड में है, तो 1.5 मिलियन और एंड पे 1 लाख का इनफ्लो है। तो इंटरेस्टिंग बात आपके जेहन में शायद ये आ जाए कि भाई डिस्पोजल वैल्यू है, इस पर तो टैक्स का इंपैक्ट बनता है। सर ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है यहाँ पे, और कहीं डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल नहीं है। जब स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होती है उसमें तो क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन बराबर बराबर निकलती है, और सर जब आपकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है तो WDV एग्जैक्टली किसके बराबर होती है, सर आपकी डिस्पोजल वैल्यू के। तो एंड पे ना कोई लॉस होता है ना कोई गेन होता है। सो इन अदर वर्ड्स डिस्पोजल वैल्यू पे भी कोई टैक्स का इंपैक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा,
ठीक है, बस हर साल डेप्रिसिएशन ही होती है, डेप्रिसिएशन पे वैसे ही टैक्स रिलीफ नहीं है, और एंड पे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है। सो वी आर गुड टू गो। टैक्सेशन का इंपैक्ट फिक्स्ड एसेट की मद में होगा ही नहीं किसी भी हवाले से, एक तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन और दूसरा टैक्स रिलीफ एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी किस्म का। ठीक है सर, तो अब हम आगे मूव करते हैं और फाइनली क्या कैलकुलेट कर लेते हैं सर, नेट कैश फ्लोज। ठीक है जी, नेट कैश फ्लोज, अगेन वो भी पाउंड्स में होंगे। सर यहां पे करते हैं लाइन ड्रॉ। सो हर साल के नेट कैश फ्लोज कैलकुलेट हो गए। इंटरेस्टिंगली वर्किंग कैपिटल वो कह रहा है कि इमेटेरियल इन नेचर है, उसने सवाल में कहा हुआ है। सो वी हैव नाउ ऑब्टेन्ड नेट कैश फ्लोज। अब सर हम डिस्काउंटिंग करते हैं। डिस्काउंट फैक्टर क्या है सर, 10% है। लेट्स वेरीफाई, हाँ 10% है नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और फिर हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, और वो भी होगी सर पाउंड्स में। ठीक है सर, अब हम डिस्काउंट फैक्टर्स जो है वो यहां पे प्लेस कर लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट द डिस्काउंट फैक्टर्स। 1/1.1 रेज पावर 0, यानी आप जानते हो जो 0 के ऊपर जो डिस्काउंट फैक्टर होता है वो वैसे ही 1 होता है। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया सर डिस्काउंट फैक्टर 3 डेसिमल प्लेसेस तक, और कैलकुलेशन की है, और डिस्काउंट फैक्टर्स मेरे पास कैलकुलेट हो गया है। आप टेबल से भी फैच कर सकते हो, आपको सारे वेज पता है। बहरहाल मैंने एक्सेल का फायदा उठाते हुए कैलकुलेट कर लिया है। सो नाउ वी विल बी मल्टीप्लाइंग नेट कैश फ्लोज विद द डिस्काउंट फैक्टर्स। ईयर 0 के लिए कैलकुलेट हो गया, और फिर एक्सेल का फायदा उठाते हुए मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लिया है। सो आई वाज एबल टू कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द ईयर्स. So if you add all the present values, you will be able to compute what? Net present value in pounds. Let's add all these present values. So the net present value is 3,68,144. ले सर, तो let us place it in the main grid. 368,144 ये है जी हमारी ग्रिड 368,144। तो सर पॉजिटिव चाहिए थी तो पॉजिटिव आ गई है। तो अब बाकी टूल जो है वो भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर रेफरेंस जो है आप वर्किंग नंबर 2 का दे दें, क्योंकि आपने वर्किंग नंबर 2 से नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है। सो नाउ लेट्स मूव टू पे बैक पीरियड। ये भी नेट कैश फ्लोज पे ही बेस्ड होता है। तो सर ये जो हमने वर्किंग नंबर 1 में नेट कैश फ्लोज कैलकुलेट किए हैं हम इसी का सहारा लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं सर पे बैक पीरियड। लेट्स गो फॉर वर्किंग नंबर 3। तो वर्किंग नंबर 3 में हमें यही नेट कैश फ्लोज चाहिए होंगे जो कि ये देखें, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए। तो मैं इसी टाइमलाइन को कॉपी करने लगा और यहाँ प्लेस करने लगा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट एट फ्रॉम नेट कैश फ्लोज इन पाउंड्स। और वो कितने हैं, लेट्स प्लेस इट हियर। ले सर नेट कैश फ्लोज आ गए हमारे पास। मैं सिर्फ एक रो बनाने लगा हूँ, वो है जी क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज की। ठीक है जी, अगेन जाहिर है ये भी पाउंड्स में ही होगा। तो आप जानते हो पे बैक पीरियड में हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज कैलकुलेट करते हैं। वो ईयर जिसमें हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए वहां पे हम प्रो रेट पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रह गई है वो पूरा साल वो वाला कंज्यूम कर रही है इन ऑर्डर टू बी रिकवर्ड, या पार्शियल पीरियड यूज कर रही है। तो अकॉर्डिंगली हमें प्रो रेट उसको करना पड़ता है। बहरहाल सर शुरू करते हैं। जब प्रोजेक्ट शुरू किया तो 15 लाख का हो गया आउटफ्लो। ठीक, फिर पहले साल में 1,32,000 रिसीव हुए, इस कैपिटल कॉस्ट में एडजस्ट हुए, तो बाकी अनएडजस्टेड कितने रह गए 1.368 मिलियन। ठीक हो गया। फिर अगले साल 3,73,920 रिसीव हुए, इसमें ऐड करेंगे सर तकरीबन 9,94,000 अभी भी अनरिकवर्ड है। फिर अगले साल 6 लाख समथिंग रिसीव हुए, अभी भी कुछ अनरिकवर्ड है। सर अब ईयर 4 देखें। ईयर 4 में हमारे पास कैश फ्लोज जो आएंगे वो 6,71,925 आएंगे, जबकि मैंने जो कैपिटल कॉस्ट रिकवर करना है वो सिर्फ 3,59,537 का करना है। तो मैं प्रो रेटेड पीरियड लूंगा। कैसे, ये देखें 359,537 ओवर 671,925। इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूं। तो जो पिछले साल थे वो तो सारे एक एक पूरा साल काउंट होंगे। तो ये आप पे बैक पीरियड की एक रो बना लें। ये देखें पहला साल पूरा यूज हो गया, दूसरा साल भी पूरा, तीसरा साल भी पूरा, चौथा साल इस फॉर्मूले के तहत प्रो रेट हो जाएगा। ये देखें
ये ओवर ये, सो 0.54, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल कर लोगे तो आपको टोटल पे बैक पीरियड रिसीव हो जाएगा, और वो कितना है सर, 3.53, यानी कि ये 3.54 बन जाएगा राउंड ऑफ करके, ठीक है सर। सो दिस इज योर पे बैक पीरियड, और आप जानते हो ये 3.54 ईयर्स हैं। अगर आपने उसको 3 ईयर्स एंड सम मंथ्स बनाना है तो 0.54 को 12 से ज़रब दे दें, आपको पता चल जाएगा। ये देखो 0.54 इंटू 12, तो ये कितना बनता है 6.48। तो आप इसको कह सकते हो 3 years and 6.5 months, ठीक है सर, ऐसे भी इसको आप कह सकते हैं। तो सर दो चीज़ें हमारी कैलकुलेट हो गई, पे बैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू। आए जी इसको ज़रा ऊपर प्लेस करते हैं जाके, 3 years and 6.5 months। तो सर ये वाला भी जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारा टारगेट के अंदर अंदर ही है, ठीक है सर। तो अब हमारा सिर्फ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो रह गया है, ऐसे ही है सर। तो आए जी कैलकुलेट कर लेते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसके लिए हम रेफरेंस दे देते हैं कि भाई हमने ये कैलकुलेशन कहाँ पे की है, पे बैक पीरियड की, वर्किंग नंबर 3 में, यहाँ मेंशन कर देते हैं। जनाब लेट्स गो फॉर द वर्किंग ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। वर्किंग नंबर 4 हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो सर सवाल ये है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज नेट प्रॉफिट ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एवरेज नेट प्रॉफिट की। हर साल का नेट प्रॉफिट पकड़ते हैं और उसको एवरेज आउट कर लेते हैं बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट लाइफ। प्रोजेक्ट की लाइफ यहाँ पे 5 साल है, तो 5 सालों का नेट प्रॉफिट पकड़ेंगे और उसको एवरेज आउट कर लेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैच ये है कि ये चीज ध्यान में रखनी है आपने, ये जो एवरेज नेट प्रॉफिट होता है ना, ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लिया जाता है। ये एआरआर का टूल बना ही ऐसे हुआ है, मैं रेफरेंस के लिए तुम्हें दिखा देता हूं। ये देखो, ये देखें, ये आपकी अपनी स्टडी टेक्स्ट आई कैप की। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट यूजुअली बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे इस सवाल में डेप्रिसिएशन भी है और टैक्सेस भी हैं। अब मुझे ये जो एआरआर के अंदर एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो हर साल नेट प्रॉफिट लेना है ना, उसमें मुझे डेप्रिसिएशन तो जाहिर है माइनस करनी है, ऐसा ही है, लेकिन टैक्स अब नहीं लेना मैंने, क्योंकि यहां पे एआरआर में जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है दैट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो मेरे पास इस सिचुएशन में देखें, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स भी ऊपर कैलकुलेट हुआ है, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स भी है, डेप्रिसिएशन भी सवाल में है। तो मैं जब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए जब नेट प्रॉफिट हर साल कैलकुलेट करने बैठूंगा तो मैं सर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स ऊपर से पकड़ लूंगा और डेप्रिसिएशन अलहदा से नीचे माइनस कर लूंगा। यहां पे मेरा डिसएग्रीमेंट है विद एग्जामिनर। एग्जामिनर ने जो सोल्यूशन दिया हुआ है एआरआर कैलकुलेट करने के लिए, जो उसने नेट प्रॉफिट निकाला है हर साल, उसमें उसने नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स ले लिए और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट अवे ले लिया, नीचे माइनस कर दी है विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग एनी टैक्स। यानी कि उसने एक मिक्स खिचड़ी बना दी है भाई, या तो तुम सारी आइटम्स को आफ्टर टैक्स कर लो, जैसे तुमने नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स लिए, डेप्रिसिएशन भी आफ्टर टैक्स करो, फिर तुम्हारा प्रॉफिट भी आफ्टर टैक्स हो जाए, या तो तुम ऐसे बना लो ना उसको। तो वो भी नहीं उसने किया, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स ले लिए और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट अवे ले लिए। तो होना ये चाहिए था कि उसको वो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स लेता, यानी वो भी चीज टैक्स के इंपैक्ट के बाद ना होती, पहले होती, ठीक, और फिर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट अवे माइनस कर देता। वो क्या होना था हमारे पास, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वैसे ही नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये मुझे फिगर चाहिए होती है यहाँ पे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि भाई एप्लीकेशन उसी तरह से इस्तेमाल हो। तो सर उसी तरह से मैं जरा टाइम लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, 1 to 5 हर साल का मेरे पास क्या होगा जी। ये मैं ऊपर वर्किंग जो की थी, ये देखें, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ये है सर बिफोर टैक्स। ये मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, उतार लेता हूं यहां से। ले सर, और माइनस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो इंतहाई आसान है, ये देखो ना, शुरू में 1.5 मिलियन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एंड पे 0.1 मिलियन यानी कि 1 लाख की डिस्पोजल प्रोसीड्स है, डिवाइडेड बाय
5। सिंपल। ठीक है सर, तो हर साल की एक बराबर अमाउंट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मैं जरा कैलकुलेट कर लेता हूं। ओवर 5। ठीक है सर, तो हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है? 2,80,000। सो हियर इट इज, 2,80,000 की डेप्रिसिएशन हर साल आ गई मेरे पास। अब क्या कैलकुलेट हो जाएंगे सर? नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ ARR। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो जैसे स्टडी टेक्स्ट में है, मैंने सर उस हिसाब से वर्किंग की है। सो हर साल का मेरे पास कैलकुलेट हो गया सर नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसी को अब मैंने एवरेज आउट करना है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? यहां पे सर हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज नेट प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होगा सर? इन सब को सम कर लें डिवाइडेड बाय 5, दैट इज द एवरेज नेट प्रॉफिट। इसी तरह से एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है हमने। ऐसा ही है सर? कैसे एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलेगी सर? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये देखें, मेरे फॉर्मूले को देखिएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इन द बिगिनिंग कितनी है? 1.5 मिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एट द एंड 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। लें सर, कितनी है एवरेज इन्वेस्टमेंट? 8 लाख। लें सर, तो पुट करते हैं ऊपर फॉर्मूले के अंदर यही फिगर्स। क्या वैल्यू है जी? 392,850 ओवर 8 लाख। एंड व्हाट इज द rate of return? Rate of return is around 49%. ठीक है सर, तो इसको भी ऊपर ग्रेड में प्लेस कर देते हैं। कितना अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है सर? 49%। सो ये भी वे अबव है आपके टारगेट से। रेफरेंस दे दें सर वर्किंग नंबर 4 का। सर तो जहां तक कंक्लूजन का ताल्लुक है, सवाल पे वापस आ रहा हूं। पार्ट ए में उसने क्या कहा था? डिटर्मिन द पे बैक ARR एंड NPV ऑफ द लंडन अपॉर्चुनिटी, निकाल ली। एंड असेस द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम, कंक्लूड वेदर द प्रोजेक्ट डेमोस्ट्रेट्स फाइनेंशियल वायबिलिटी। ओके, तो सर इन 3 की मैट्रिक्स की बेस पे तो वी विल स्ट्रेट अवे रेकमेंड के in respect of all the key matrices, your results of the calculations are satisfactory in comparison with the targets that you have set. So accordingly it is financially feasible to go for this project. और फिर हम अलहदा से जरा कैलकुलेट अब कर लेते हैं प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी और उसके ऊपर कमेंट पास कर देते हैं। क्या ख्याल है? तो आए सर कैलकुलेट करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द सेल्स वॉल्यूम, एंड दैट इज डन थ्रू contribution, after tax contribution. Sensitivity of the project for sales volume, इसकी हेडिंग दें। और सर फॉर्मूला क्या होता है? सेंसिटिविटी जो कि परसेंटेज टर्म्स में है इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ओवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर टैक्स contribution. You know this from the knowledge that you have gained during your studies of this subject. तो सर अब हमें NPV तो कंप्यूट हो चुकी, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन। एंड यू नो कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है? सेल रेवेन्यू में से सारे वेरिएबल खर्चे माइनस करके, जो कि बड़ी डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूं। वेरिएबल COGS भी और वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी। तो सर बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें, मैं कंट्रीब्यूशन से शुरू करूंगा, जिसको एग्जामिनर अपने सोल्यूशन में ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है, क्योंकि उसने सवाल भी इसी नीयत से बनाया है, उसने इसी माइंडसेट से बनाया, तो ज़ाहिर है सोल्यूशन भी उसने उसी अंदाज में लेके चलना मुनासिब समझा, जो कि मैंने इस पे डिबेट कर दी हुई है आपके साथ। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन, फिर इसको आफ्टर टैक्स करेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यूएशन, मेरे पास सर डिनोमिनेटर कैलकुलेट हो जाएगा। तो सर मैं ये टाइमलाइन करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करते हैं सर प्लेस। ये कंट्रीब्यूशन यानी ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, मैं ज़रा ऊपर से पकड़ता हूँ जी, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मैं बल्कि वहीं से इसको यूज़ कर लेता हूँ। ये देखो जी, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मेरे पास कैलकुलेटेड है। कितनी वैल्यूज़ हैं ये देखिए सर, आपको दिखा देता हूँ। 6,76,1054560, ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं उठा के नीचे एज इट इज़ प्लेस कर रहा हूँ। ये 5 साल में मेरे पास वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आ गई, ठीक है जी। ये मैं यूं करता हूँ, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन लिख देता हूँ और आगे ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ कैलकुलेटेड अबव। ले सर, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गया, फिर इसमें से लेस करेंगे क्या? वेरिएबल ऑपरेटिंग
कॉस्ट, ये भी मैंने ऊपर कैलकुलेट किया भाई, ये देखें 1 लाख की कॉस्ट, 1,56,000, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं इधर सिर्फ लिंक लगा रहा हूँ एक्सेल यूज करते हुए, ये हर साल की वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो गई है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। नाउ इट इज व्हाट, नाउ इट इज नेट कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर, आए कैलकुलेट करते हैं हर साल का नेट कंट्रीब्यूशन। ये मेरे पास कैलकुलेट हो गया। अब इसके ऊपर टैक्स का इंपैक्ट ले लेते हैं। टैक्स एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 25%। ये देखें सर, कुछ नहीं किया, 25% के हिसाब से मैंने टैक्स का इंपैक्ट कैलकुलेट कर लिया, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट मेरे पास क्या आ गया सर, आफ्टर टैक्स नेट कंट्रीब्यूशन। ऐसा ही है सर। ले सर, आफ्टर टैक्स नेट कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मैं कर लेता हूं इसकी सिंपल डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। मैं डिस्काउंट फैक्टर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ सर हर साल के लिए। वैसे ऊपर भी कैलकुलेट हुए हुए हैं, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। लेट्स नाउ कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू। और ये सर सारी वैल्यूज जो हैं वो पाउंड्स में है। मैं ऊपर से इसको कॉपी कर लेता हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, इन पाउंड्स। जनाब, let's compute the present value 4,32,000 into 0.909। likewise for the remaining years, मेरे पास हर साल की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो अब अगर मैं इसकी एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो कितनी होगी सर, लेट्स ऐड देम ऑल। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू इन पाउंड्स कितनी होगी जी, हाँ जी कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज 2.943288 million pounds. So we have both of the values now. We can easily compute the sensitivity. Let's calculate. NPV मैंने ऊपर निकाला है सर। ये देंगे सर नेट प्रेजेंट वैल्यू 368,144। यहाँ पे नीचे लिखते हैं 368,144, और डेफिनेटली ये पाउंड्स में है। पाउंड 368,144 ओवर पाउंड्स कितने सर, ये वैल्यू है। लें सर, लेट्स कंप्यूट द सेंसिटिविटी नाउ। सेंसिटिविटी निकाल लेते हैं सर। 368 समथिंग की वैल्यू और ये 2943 समथिंग की वैल्यू। सो द सेंसिटिविटी इज 12.51%। 12.51%। तो ज़ाहिर है उसने सेंसिटिविटी निकालने के बाद आपसे फाइनल इवैल्यूएशन तो मांगी है ना कि भाई फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर बात करें। तो इसके ऊपर आप कमेंट पास कर सकते हो। ये देखो, तुम जानते हो इसको कैसे इंटरप्रेट करना है कि मेरे सेल्स वॉल्यूम के पास एडवर्स होने का मार्जिन कितना है हर साल 12.51% से। यानी कि हर साल का मेरा सेल्स वॉल्यूम अगर 12.5% से रिड्यूस हो गया तो मेरा डिसीजन फ्रॉम इन्वेस्टिंग टू नॉट इन्वेस्टिंग इनटू दिस प्रोजेक्ट हो जाएगा। आई विल shift my decision from investing to not investing into this project। यानी कि I have the margin of getting my sales volume reduced each year by only 12.51%। इतना मेरे पास मार्जिन अवेलेबल है, इतनी सेंसिटिविटी है मेरे प्रोजेक्ट की टुवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। तो सर यहाँ पे आप एक एडिशनल कमेंट पास कर सकते हो कि आप एक दूसरे कंट्री में एंटर होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कोई
पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो जाए या कोई इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऐसे अराइज हो जाएं या वहाँ पे फॉर इंस्टेंस कोई नया कंपेटिटर दाखिल हो जाए जिसकी वजह से वो यूनिट्स जो कि आप फोर्सी कर रहे हो उतने यूनिट्स आप ना बेच पाओ, उसमें रिडक्शन आ जाए, तो आपके पास रिडक्शन का मार्जिन शायद बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेट सी बात है एक नए एनवायरनमेंट में एंटर हो रहे हो ना, तो वहाँ पे किसी किस्म का फैक्टर इनटू प्ले आ सकता है। पेस्टल एनालिसिस तो तुम कर ही चुके हो, क्या ख्याल है कितने फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं? पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, सोशल होते हैं, टेक्नोलॉजिकल होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। जैसा आप सोच रहे हैं कि हर साल आप इतने कवर्स बेच पाओगे, तो उसमें अगर रिडक्शन आ गई ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन जो कि मैंने मेंशन की है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके पास सिर्फ रिडक्शन का कितना क्वेश्चन है? 12.51% का। And as a result of it, your NPV will convert from positive into zero and ultimately it might even go into negative. तो आपके पास रिडक्शन का मार्जिन कम है. So you can add these comments after you compute your sensitivity in this given scenario. और जो की मैट्रिसेस हैं उसके बारे में आप बता सकते हो कि जो गिवन डाटा सेट है उसकी बेस पे जो हमने टारगेट से कंपेयर किया है तो फाइनेंशियल वायबिलिटी सीम्स टू बी ओके. ठीक है सर. सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस एंटायर क्वेश्चन. मैंने बड़ा डिटेल में क्वेश्चन को पूरे को पहले स्टडी किया है, जहां एग्जामिनर के एंड पे मुझे प्रॉब्लम लगी है मैंने उसको भी प्रॉपरली डिस्कस किया है, उसके प्रोबेबल इंपैक्ट्स भी बताए हैं, पूरा शुरू से एंड तक सॉल्व किया आपके साथ और पूरा सोल्यूशन आपको प्रेजेंट किया है. तो जरा शुरू से एक दफा देख लें और इसको एंड तक अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लें इसकी. जी सर, पार्ट नंबर बी में क्या कह रहा है? 5 नंबर का है. Recommend with reasons whether Beckholt should open its first restaurant in London. Your answer should include an assessment of the non-financial aspects of the expansion and include a discussion on the real options that are available to Beckholt. Interestingly, इसके ऊपर कुछ डिस्कशन हल्की फुल्की मैंने पार्ट ए में की है आपके साथ, जब मैं प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी फॉर सेल्स वॉल्यूम का जिक्र करके आया था, जब मैंने वो कैलकुलेट किया था और उसके बाद मैंने कुछ डिस्कशन की थी. तो यहाँ पे इस जगह पे आपने एक तो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस की बात करनी है और इसके अलावा रियल ऑप्शंस की बात करनी है जो कि Beckholt को अवेलेबल हैं. तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे कोई रटी रटाई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपने इस सिनेरियो में रहते हुए एनालाइज करना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि Beckholt को देखने पड़ेंगे जो कि नॉन फाइनेंशियल इन नेचर हैं बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन, और फिर आपने रियल ऑप्शंस जो Beckholt को अवेलेबल है इस सिनेरियो में आपने उसको डिस्कस करना है. नंबर 5 है. इस सवाल में वैसे पोटेंशियल है कि आप इससे ज़्यादा मार्क्स का लिख सकते हो, लेकिन आपने अपने रिस्पॉन्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद द मार्क्स एलोकेटेड, क्योंकि जाहिर है आपने बेटा जब सवाल अटेम्प्ट करना होता है तो टोटल टाइम और उसकी बाइफिकेशन अमंग ऑल द क्वेश्चंस उसका खास ख्याल रखना होता है. यही तो डिसाइसिव फैक्टर्स होते हैं एक स्टूडेंट के लिए कि एक स्टूडेंट ने कितने परसेंट जो है वो पेपर अटेम्प्ट किया है. अक्सर बच्चे कुछ सवालों की वेट है जितनी नहीं होती उसको ज़्यादा टाइम दे देते हैं क्योंकि चीज़ें ज़्यादा आती होती हैं जहन में, तो वो लिखना शुरू कर देते हैं, जहन में नहीं होता, इसके सिर्फ महदूद नंबर है, तो उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. देखें, छोटी सी गुफ्तगू मैंने की थी पार्ट ए में रिगार्डिंग द पेस्टल एनालिसिस. अब आप यहां पे बड़े आराम से पेस्टल एनालिसिस कर सकते हो. देखो, आप किसी और कंट्री में एंटर होने जा रहे हैं, लंदन में, इंग्लैंड के अंदर, तो जाहिर है इट इज़ अ फॉरेन मार्केट फॉर यू. नए हो आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन जो कि उसने सवाल में दिया हुआ है उसके हिसाब से इट्स गिविंग एन इंप्रेशन कि इट इज़ अ न्यू कंट्री, इट इज़ अ न्यू सिटी फॉर यू, जहां पे आप एंटर होने जा रहे हो. उसका एनवायरनमेंट सारे का सारा आपके लिए नया है. तो आप याद करें जब आप पेस्टल एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें भी तो ऐसा ही होता है. जब आप किसी इंडस्ट्री में एंटर होते हो तो आप यही तो सारे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कंसिडर करते हो जो कि एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं. आप पॉलिटिकल सिनेरियो को एवेल्युएट करते हो, आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हो, आप इकोनॉमिकल फैक्टर्स को, सोशल फैक्टर्स को, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स को देखते हो. तो यहां पे भी आप उन तमाम फैक्टर्स को देखोगे, हैं सारे नॉन फाइनेंशियली. देखो, सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर्स. पॉलिटिकल फैक्टर्स की मद में मैं पॉइंट्स बता देता हूं, आपने सारे नहीं लिखने क्योंकि ज़हन में रखें 5 नंबर है सिर्फ, लेकिन मैं हाईलाइट कर देता हूं. देखो क्या चीज, एक तो आप बात कर सकते हो कि आपको यह देखना पड़ेगा कि वहां पर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है. ऑल्दो लंदन, इंग्लैंड, मतलब इट इज सच एन एनवायरनमेंट जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऐसा होती नहीं है, लेकिन जस्ट
फॉर द एकेडमिक पर्पज आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि एक तो आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखेंगे वहां की कि है या नहीं, पॉलिटिकली स्टेबल है वो या नहीं स्टेबल वो वाली जगह। फिर उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि भाई चूंकि आपकी वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और उससे जो भी कैश इनफ्लो रिसीव होने हैं जीबीपी में, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, पाउंड स्टर्लिंग में, आपने उसको बतौर डिविडेंड्स अपने मुल्क में रेमिट करवाना है। तो उसकी गवर्नमेंट कोई किसी किस्म की डिविडेंड रेमिटेंस पर रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगा देगी, आपने इस चीज को भी देखना है। अब पास्ट में, इवन रिसेंट पास्ट में सवाल भी इस पर टेस्ट हुए हुए हैं और इसके ऊपर अलग से टेस्टिंग भी हुई है कि ये जो डिविडेंड रेमिटेंस है इसके ऊपर अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाती है तो उसको ओवरकम करने की क्या स्ट्रेटजीज हैं, इवन वो टेस्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप उसमें देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे आ जाते हैं। उसके अंदर आप जाहिर है जो वहां पे एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, उसको आप देखोगे। ऑल दो इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि जो आपका जो पाक रुपी है वो एप्रिशिएट हो जाए इन कंपैरिजन विद द पाउंड्स। वो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपका पाक रुपी जो है वो डेप्रिशिएट ही होगा। तो जो जिसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको तो फायदा ही है, क्योंकि पाउंड्स को जब कन्वर्ट करेंगे पीकेआर में तो ज़्यादा पीकेआर ही मिलेंगे। लेकिन अगेन एज एन एकेडमिक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। आप वहाँ के एक्सचेंज रेट के बारे में कंसर्न होगे, आप उसको देखोगे, एवेल्युएट करोगे। फिर इन्फ्लेशन रेट को वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ तो नहीं रही, क्योंकि जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी लोगों की एबिलिटी टू स्पेंड उसमें रिडक्शन आ सकती है। और ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, किसी भी मुल्क में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो परचेजिंग पावर्स लोगों की रिड्यूस होती है। और जाहिर है आप वहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, अपने मील्स, अपने कवर सर्व करेंगे तो लोग उतने ही ज्यादा आएंगे कि जब उनके पास परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, अच्छी होगी। तो आप इस चीज को भी देखना मुनासिब समझोगे। आई एम जस्ट कोटिंग द एग्जांपल्स। देखिए उसके बाद सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। सोशल फैक्टर्स में जाहिर है आप वहां के लोगों की लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स को देखेंगे, वहां पे लोगों की ईटिंग हैबिट्स किस तरह की हैं, आप रेस्टोरेंट में किस तरह के मील्स ऑफर कर रहे हैं और वहां के लोग किस तरह के मील्स को आमतौर पे पसंद करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम इवन सिटीज टू सिटीज। कुछ लोग हैं जो कि फॉर एग्जांपल फास्ट फूड को एज अ होल ज्योग्राफिकली ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते, कुछ लोग एक पूरे खित्ते में आमतौर पे कॉन्टिनेंटल ज्यादा पसंद करते हैं। तो लोगों की लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, ईटिंग हैबिट्स, ये सब आपको वहां पे देखनी पड़ेंगी और इस चीज का जायजा लेना होगा कि द मील्स दैट वी आर प्लानिंग टू सर्व इन दैट एरिया वेदर दे विल बी एक्सेप्टेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी एंड कंट्री और नॉट। फिर उसके बाद सर लीगल फैक्टर्स, क्या ख्याल है, आप वहां पे अपना रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं, क्या आपको वहां के लेजिस्लेशन के बारे में अंदाजा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, आप नए हो उस कंट्री में तो आपको हो सकता है लॉस के ना पता होने की वजह से कुछ पेनल्टीज वगैरह का भी सामना करना पड़े। आपको पता होना चाहिए फूड के लॉज और रेगुलेशंस और लेजिस्लेशन वहां पे क्या है, फूड, हेल्थ, सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जाहिर है आप वहां पे जो एम्प्लॉयज ऑन बोर्ड करेंगे काफी सारे चांसेस हैं वो लोकल इन नेचर होंगे, वो लोकल एम्प्लॉयज होंगे। तो जाहिर है आपको एम्प्लॉयमेंट लॉस के बारे में पता होना चाहिए, जिससे अगर आप डेविएट कर गए बेशक इग्नोरेंस में भी तो आपको लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, इन पेस्टल के फैक्टर्स के अलावा आप एक और फैक्टर भी कंसिडर कर सकते हो और वो ये है कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ये आपके बिजनेस की ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ अलाइंड है। अलाइनमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट विद योर एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रेटजी। याद करें कि जब वन ऑफ द स्टार्टिंग लेक्चर्स होते हैं उसमें मैं बता रहा होता हूं कि जब भी एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अप्रेज करता है तो वो 3 पैरामीटर्स पे उसको रख के अप्रेज करता है। एक तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वो इन टूल्स के जरिए से करता है, फिर इसके अलावा वो देखता है कि मेरी अफोर्डेबिलिटी है इस प्रोजेक्ट के लिए, फंड्स भी मेरे पास इतने हैं या नहीं, या एक्सेस टू फंड्स मेरे पास हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को उठा सकता हूं, और तीसरी चीज ये मेरी ओवरऑल लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रेटजी के साथ ये वाली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अलाइंड है या नहीं है। तो सर मैं रेस्टोरेंट का ही बिजनेस कर रहा हूं और ये मैं एक नए मार्केट में एंटर होने जा रहा हूं, यस इट इज वेरी मच अलाइंड विद माय एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रेटजी। मेरा रेस्टोरेंट का ही बिजनेस है और मैं अब एक नई मार्केट में रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने जा रहा हूं। सो यस दैट इज market development. So yes, it is strategically aligned with my overall business strategy as well. ये भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं रियल ऑप्शंस। मैंने मोर देन इनफ डिस्कस कर दिया है, आप इसमें से जो भी सिलेक्टिव पॉइंट्स लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर अब आते हैं रियल ऑप्शंस के ऊपर। पहली बात तो ये है रियल ऑप्शंस इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इस नाम से मैंने YouTube के ऊपर अपने चैनल में ई एक्डीम की एक सीरीज चलाई हुई है, उसके अंदर मैंने एक वीडियो स्पेशली अपलोड की है। वो मेरा ख्याल है 4, 5, 6, 7 मिनट की होगी। उसके अंदर मैंने यही रियल ऑप्शंस एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ऊपर गुफ्तगू की है। आप अगर उसको एज अ टॉपिक समझना चाहते हो वहां जाके उसको सुन लो, लेकिन हल्का सा सिर्फ बता देता हूं कि रियल ऑप्शंस क्या होती हैं।
जब भी सर आप किसी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के साथ जो भी फ्यूचर में फ्लेक्सिबिलिटीज अवेलेबल होती हैं आपको, वो उसकी रियल ऑप्शंस कहलाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं ये जो प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं, क्या इस प्रोजेक्ट से मेरे पास फ्यूचर में कोई नए एवेन्यूज ओपन होंगे एक्सपेंशन के? क्या मैं इसको बेस बना के आगे मजीद एक्सपेंशन कर सकता हूं? ये जो मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं, कुछ आगे जाके अगर मेरा दिल करे तो मैं इसको शट डाउन कर सकता हूं? क्या मेरे पास यानी कि अबेंडन करने की ऑप्शन मौजूद है? इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। या मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करने लगा हूं तो इन द फ्यूचर अगर ये प्रोजेक्ट मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं देता तो क्या मैं इसके एसेट्स को स्विच करके किसी और बिजनेस में शिफ्ट कर सकता हूं? क्या ऑप्शन टू स्विच अवेलेबल है मेरे पास? इसके अलावा क्या सर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं अगर अभी इन्वेस्ट करने की बजाय कुछ अरसे बाद जाके इन्वेस्ट कर लूं, यानी कि डिले कर दूं, कुछ अरसा वेट कर लूं, उसके बाद जाके इन्वेस्ट करूं तो तब भी कोई इतना हर्ज नहीं है? तो क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है? इनको कहते हैं रियल ऑप्शंस इन द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। मैंने चारों आपके साथ गुफ्तगू में डिस्कस कर ली हैं इंटरेस्टिंगली। यानी कि वो ऑप्शंस कौन सी होती हैं सर? ऑप्शन टू एक्सपैंड, ऑप्शन टू अबैंडन, ऑप्शन टू स्विच एंड ऑप्शन टू वेट। इनको कहते हैं चार ऑप्शंस। तो इंटरेस्टिंगली अगर एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के साथ कुछ रियल ऑप्शंस भी अटैच्ड हैं तो वो उस प्रोजेक्ट की वर्थ को और बढ़ा देते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट के साथ ऑप्शन टू एक्सपैंड मौजूद है तो वो उसकी वर्थ को और बढ़ा देता है। इंटरेस्टिंगली इसको भी वैल्यू किया जाता है। हम हमेशा जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इसको भी कोई क्वांटिफाई करने का कोई तरीका होना चाहिए कि इस बिजनेस में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आगे जाके ये एक्सपेंशन की राहें हमारे लिए ओपन कर देगा। तो देयर आर स्टडीज अवेलेबल जिसके तहत इस रियल ऑप्शन को कोई वैल्यू असाइन की जाती है एंड इट आल्सो एड्स वैल्यू टू द ओवरऑल वर्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। लाइकवाइज अगर ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है इसमें ये वाली अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि मैं कुछ देर बाद जाके इसको छोड़ सकता हूं, ठीक है, तो इट ऑल्सो एड्स वैल्यू टू द ओवरऑल प्रोजेक्ट एंड दैट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन। सो देयर आर द स्टडीज अवेलेबल दैट इवन असाइंस द वैल्यू टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, और ये टोटल वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है इस बिजनेस के बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन। अगेन मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस कर दिया है, लेकिन अब मैं स्पेसिफिकली बात करने लगा हूं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एग्जामिनर ने 3 रियल ऑप्शंस डिस्कस कर दिए हैं जिसमें से 2 रियल ऑप्शंस जो है ना वो बिल्कुल रेलेवेंट है, वो आपको से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सवाल में नजर आएगी। लेकिन तीसरी रियल ऑप्शन एग्जामिनर ने धक्के से प्लेस की है, उसके अंदर एज्यूम करके उसने इंफॉर्मेशन डाल दी है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये मार्क्स को भी जस्टिफाई नहीं करता। आप वही 2 रियल ऑप्शंस कंसिडर करें जो कि सवाल के डाटा से इजीली रिलेट हो सकती हैं। और मैं आपको भी बताता हूं, तीसरी मैं बता देता हूं कि इसने कैसे डिस्कस किया हुआ, उसका तुक नहीं बनता। और 5 नंबर है सर। आपने पेस्टल के और बिजनेस स्ट्रेटजी के फैक्टर्स को मेंशन कर दिया, 2 रियल ऑप्शंस बता दी, कंक्लूड कर दिया, आप फिर भी 5 नंबर से बहुत ज्यादा लिख जाओगे तो कतन उस ऑप्शन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है जो एग्जामिनर ने विदाउट एनी रीजन वहां पे सपोज्ड डाटा लेके सपोज्ड बात करके एक रियल ऑप्शन धक्के से बनाई हुई है। तो इस सिचुएशन में 2 रियल ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। एक तो अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड। देखें, आप एक नई मार्केट में एंटर हो रहे हो, इट इज़ वेरी मच रेलेवेंट कि शुरू में हो सकता है आप गलतियां भी करो, लेकिन आप सीख भी जाओगे। जब आप सीख जाओगे तो आपको वहां के एनवायरनमेंट का पता चल जाएगा एंड वंस यू आर गुड टू गो इन दैट एनवायरनमेंट, वंस यू आर फ्लुएंट इन दैट एनवायरनमेंट, दैट माइट गिव यू अपॉर्चुनिटीज टू लोकली ग्रो इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। आप और फॉर एग्जाम्पल ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट आपके लिए नहीं है। आप तो अभी एक रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहे हो और इट इज़ अ न्यू मार्केट फॉर यू, तो आप फ्यूचर में इसको और एक्सपेंड कर सकते हो। शुरू में आपको फ्रिक्शंस आएंगी बहुत सारी, क्योंकि दैट एनवायरनमेंट विल नॉट बी some familiar environment for you, but with the passage of time you will learn about that environment and in the future you will have the opportunities to expand further। आप हो सकता है किसी के साथ मर्जर एक्विजिशन कर लो, क्योंकि मार्केट में जब आपकी प्रेजेंस कुछ अरसे तक रहती है उसके बाद जाहिर है आपका फिर ब्रांड भी फैलना शुरू हो जाता है, लोग जानना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स आपके बारे में वो नो हाउ लेनी शुरू कर देते हैं, और अगर आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हो इट्स पॉसिबल यू माइट एक्वायर सम बिजनेस ओवर देयर। सो बहुत सी राहें इसमें ओपन हो सकती हैं आपके लिए। सेकेंड ऑप्शन टू अबैंडन। सर मजे की बात यह है कि आप अगर किसी भी टाइम पे वाइंड अप करना चाहो, ठीक है आपने एक फिट आउट इक्विपमेंट खरीदा है, परचेज किया है, लेकिन जो मेन खर्चा है ना आपका वो है प्रेमिसेस का, वो आपने लीज पे लिया हुआ है, वो आपने खरीदा नहीं है। यही अगर प्रेमिसेस आपने खरीदा होता ना वहां पे तो आपके लिए पुल बैक करना मुश्किल हो जाना था, वहां से रिडीम बैक करना, छोड़ के वापस आना, अबैंडन करना मुश्किल हो जाना था, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जानी थी। लेकिन आपने लीज होल्ड प्रेमिसेस को ऑप्ट किया है, सो इट इज अ गुड थिंग फॉर यू कि आपकी अगर कमिटमेंट है भी
तो 5 सालों की कमिटमेंट है, लेकिन फिर भी सर कमिटमेंट तो है। यहां पे आप एक सजेशन दे सकते हैं कि अभी भी आपके पास ऑप्शन टू अबैंडन है, लेकिन 5 साल की कमिटमेंट एग्जिस्ट करती है, उसके बाद आप अबैंडन कर सकते हो। तो यहां पे आप क्या सजेस्ट कर सकते हो उसको कि हियर यू शुड ट्राई टू नेगोशिएट सम फ्लेक्सिबिलिटी इन द लीज एग्रीमेंट, कि फॉर एग्जांपल 2 साल बाद या 3 साल बाद आप इस एग्रीमेंट ऑफ द लीज को ब्रीच कर सकते हो विद सम पेनल्टी पेमेंट, ज्यादा पेनल्टी पेमेंट ना हो, ताकि फॉर इंस्टेंस अगर आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं रिसीव हो रहे पहले 1 2 3 सालों में और आपको लग रहा है कि अगले सालों में भी इस रेस्टोरेंट को चलाना फायदेमंद नहीं है, तो आपको कम से कम बैकआउट करते हुए ज्यादा कॉस्ट ना बियर करनी पड़े। बात समझ रहे हैं? तो इसी को तो बोलते हैं ऑप्शन टू अबैंडन। तो ये आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शन टू वेट उसने धक्के से डिस्कस की हुई है, कह रहा है कि अगर वहां पे किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्शन चल रहे हैं, तो आपको कुछ देर वेट कर लेना चाहिए कि जब इलेक्शंस हो जाएं, हालात ठंडे हो जाएं, उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग करते हुए वेरिएबल्स को ज्यादा बेहतर अंदाज में एस्टिमेट कर सकेंगे। वो भी उसने फॉर एग्जाम्पल ही कहा हुआ है, ठीक है। तो मेरे नजदीक जब आपने रियल ऑप्शंस अवेलेबल टू बैकऑल्ट इसका जवाब देना है, तो अवेलेबल तो यही दो हैं अगर आप सवाल का डाटा पढ़ें, और मार्क्स भी इतना ही जस्टिफाई कर रहा है कि भाई इतनी डिस्कशन होनी चाहिए। मैंने अब वो पार्क स्टडीज की तरह 2 2 सफ़े तो नहीं झाड़ने, ये रेलेवेंट लगता भी नहीं है। और दूसरा ऑप्शन टू स्विच, कोई ऐसी यहां पे इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं कहूं कि भाई अगर मैं किसी टाइम पे फ्यूचर में जाके इसके एसेट्स को उठा के कहीं और स्विच करना चाहूं, तो कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है। रेलेवेंट रियल ऑप्शंस जो है वो दो ही हैं, वो मैंने डिस्कस कर लिए। तो उसके बाद आप एंड पे रिकमेंडेशन दे सकते हो कि सर जो हमारा फर्स्ट फेज था उसमें हमने फाइनेंशियल वायबिलिटी को थ्रू की मैट्रिक्स एवेल्युएट कर लिया, यू आर गुड टू गो। इवन सेंसिटिविटी एनालिसिस भी हमें टू अ सर्टेन एक्सटेंट सपोर्ट कर रही है कि हमारे पास मार्जिन ऑफ रिडक्शन ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है सही, सो वी आर गुड टू गो इन द फर्स्ट फेज। तो अब हमें फेज 2 में एंटर होना चाहिए, इन तमाम नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस और रियल ऑप्शंस को इन डिटेल में परखना चाहिए, और अगर हो सके तो रियल ऑप्शंस को कोई वैल्यू असाइन करके तो फिर फाइनल डिसीजन इन फेज 2 लेना चाहिए, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट इन डिटेल फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, प्रोजेक्ट सेंसिटिविटी एंड रियल ऑप्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट। क्योंकि फेज 1 में तो बस यही था ना, सेंसिटिविटी देख लो और 3 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टूल्स देख लो। वो तो पार्ट बी में आगे हम नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस और रियल ऑप्शंस देख रहे हैं ना। तो फेज 2 में हमें फिर डिटेल में इन सारी चीजों को इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा, डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा, रियल ऑप्शंस को अगर हो सके तो वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, और फिर हमें इन सारी चीजों को इकट्ठा करके फिर फाइनल डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। एंड इंटरेस्टिंगली दैट इज हाउ अ डिसीजन इज टेकन प्रैक्टिकली एज वेल। चूंकि हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसलिए आमतौर पे हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल से बस कैलकुलेट करके जान छुड़ा लेते हैं, वरना प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अलग की जाती है, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस देखी जाती हैं, और इसी तरह से इन ऑप्शंस को भी परखा जाता है कि इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ ऑप्शंस अटैच्ड हैं या नहीं। तो इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा कंसोलिडेटेड अंदाज में डिटेल्ड में रिलेट करके एनालाइज करके फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है।